Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम उस छोटी लड़की यानी कि पलोमा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त चिल्ला रही थी। उसके फादर आलियांद्रो आते हैं और कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, जिस पर पलोमा बताती है कि मैंने अभी अभी गैराज में किसी एक बड़े क्रीचर को जाते हुए देखा। जब आलियांद्रो अपने गैराज में आता है तो उसे वहां पर अपना ही भाई हुआन रुइज जख्मी पड़ा मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें तो मुझसे मिले काफी वक्त हो गया, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पलोमा ने किसी क्रीचर को देखने की बात करी थी। हुआन कहता है कि वेल क्रीचर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ी चोट लगी है, मेरा झगड़ा हो गया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है सिडनी बर्ग पर, जो कि इस वक्त अपनी नींद से जागी ही होती है और उसे मैसेज मिलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रायन, जो कि सिंथेटिक जीन्स पर काम कर रहा था, उसकी डेथ हो चुकी है। वहीं उसके घर में अनइनवाइटेडली एक शख्स पहुंच जाता है जिसका नाम होता है ओवन। यहाँ पोर्टलैंड से वापस आ चुकी एबी और टिल्डा सिडनी से मिलने के लिए आती है। अब क्योंकि टिल्डा के पास में हाइपर फ्रीक्वेंसी थी आवाजों को सुनने की, तो वो पता लगा लेती है कि घर के नीचे बने लैब में सिडनी के साथ और भी कोई शख्स है, जहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसका नाम ओवन है और उसके पास में भी इन्हीं इम्परफेक्ट्स की तरह कुछ पावर्स हैं। एबी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो, जिस पर ओवन बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोग उस वेलनेस प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों को ढूंढ रहे हो। मैं तो वैसे भी सार्कोफ का सबसे खास एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, पर तुम लोगों को ठीक क्यों होना है? मैं तो अपनी इन पावर्स को पाकर बहुत खुश हूँ। जहाँ पर ये पूछते हैं कि तुम्हारी पावर क्या है, तो एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने हाथ पर जोर से मारता है, जिससे उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता। ओवन बताता है कि लोग मुझे अनडिस्ट्रैक्टेबल कहते हैं, मुझे किसी भी वार का कुछ भी फर्क नहीं पता चलता। ऐसा लगता है मानो मेरे अंदर मांस और हड्डियां तो है ही नहीं, मैं पूरी तरीके से कॉपर से बना हूँ। आलेआंद्रो हुआन को बताता है कि मुझे अपनी बीवी रनाटा को हॉस्पिटल लेने के लिए जाना है। उसकी तबीयत कुछ खराब थी और इसी वजह से उसे एडमिट करवाना पड़ा था। वेल अभी तो कोई बेबी सिटर भी नहीं आएगी, तो आखिर पलोमा का ध्यान कौन रखेगा? जिस पर हुआन कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरी भी तो भांजी है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर रनाटा को देखो, यहाँ पलोमा का ध्यान मैं रख लूंगा। खैर अभी काफी सालों से एक दूसरे से मिले तो नहीं थे, मगर इस भाईचारे को देखकर इनके बीच का प्यार फिर से बढ़ गया। पोर्टलैंड में माइकल की पड़ी लाश को देखकर जिम ने बेनिंग नाम की एक डिटेक्टिव को कॉल किया था और ये दोनों आपस में मिले हुए थे। जिम ने उससे कहा था कि टिल्डा, हुआन और एबी पर नजर बनाए रखना, क्योंकि हमारी कंपनी को इनकी जरूरत है। यहाँ बेनिंग पहुंच जाती है हुआन के घर पर, जहाँ उसकी मुलाकात डार्सी से होती है। अब मुझे फॉरेन के रूल्स बड़े अच्छे लगे, पुलिस वाले सीधा घर में घुसते नहीं है जब तक इनके पास में सर्च या फिर अरेस्ट वारंट नहीं हो। ये सिर्फ दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई अकॉर्ड नहीं होता। डार्सी बताती है कि हुआन पोर्टलैंड गया है अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, और जैसे ही बेनिंग वहां से जाती है तो डार्सी हुआन को भी इस बात का मैसेज कर देती है। अब जैसे ही हुआन को ये मैसेज मिलता है तो फिर सीधा टिल्डा को कॉल करके बताता है कि हमारे पीछे कुछ डिटेक्टिव्स लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ पुलिस वाले आकर पकड़ ले। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहाँ पर सिडनी और एबी मिलकर पोर्टलैंड में घटे किस्सों के बारे में बातचीत कर रहे थे, जैसे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। कुछ लोग उन्हें किसी कंपनी को बेच देना चाहते थे, वो उनकी पावर्स को भी जानना चाहते थे और कैसे ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकले। लेकिन इसी बीच ओवन वहां की हर चीज को छूने लगता है और खराब करने लगता है, तो सिडनी बहुत ही धीरे से कहती है कि टिल्डा इसे यहाँ से ले जाओ। अब क्योंकि टिल्डा के पास तो सुपर फ्रीक्वेंसी थी कुछ भी सुनने की, तो वो चाहे कहीं पर भी बैठी हो लेकिन किसी की भी बातें सुन सकती थी, इसीलिए वो फटाफट से आकर लैब में से ओवन को अपने साथ ले जाती है। टिल्डा हमेशा ही अपने सुनने की फ्रीक्वेंसी से तंग आकर महंगी शराब, वाइन्स और अलग अलग ड्रिंक्स किया करती थी। ओवन कहता है कि इतना नशा करने पर क्या तुम कभी किसी की जान बचा पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो उस वक्त सीधे खड़े रहने की ताकत भी नहीं होगी। तो टिल्डा कहती है कि तुमने कौन से बड़े तीर मार लिए, जरा बताओ तुमने क्या किया। जहां पर वो अपनी न्यूज कटिंग्स को दिखाकर बताता है कि मैंने कभी बिल्ली को जान से बचाया, कुछ लोगों को रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, छत से गिरते बच्चों को बचा लिया और इसी के साथ साथ पिज्जा की डिलीवरी भी टाइम पर करवा दी। टिल्डा को लगता है कि ये सारे तो बकवास काम है, तुम इन पावर्स का सुपर यूज नहीं बल्कि सुपर डफर यूज कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई सुपर हीरोज की टीम बनाने वाले हैं जिसे तुम लीड करने जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ख्याली पुलाव मत पकाओ, हम तो बस अपने आप को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे ही एबी और सिडनी उस मेडिसिन को बना लेगी हमको ठीक करने के लिए, तो हम वापस से अपने अपने काम पर लग जाएंगे। ओवन जो कि एक सुपर हीरो टीम में ज्वाइन होने के लिए आया था, उसे ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पिलर पर जोर जोर से
मुक्के मारने लगता है। इसी बीच हम उसका गुस्सा देख पाते हैं जहाँ उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, मगर तभी वो वहाँ पर किसी को अपने ऊपर नजर रखते हुए भी देख लेता है। यहाँ टिल्डा और एबी आपस में बातचीत कर रही थी। इन्हें भी अपने घर में किसी डिटेक्टिव के आने की बात पता चली थी। बेनिंग को डार्सी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस वक्त हुआन उसके बड़े भाई अलेजांद्रो के घर पे है, तो वो कॉल करके उसकी जगह का पता जिम को दे देती है। यहाँ हुआन और पोलोमा मिलकर आपस में काफी सारे गेम्स खेल रहे थे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। हुआन बताता है कि मैं अपने बड़े भाई से काफी अरसे से नहीं मिला, हालांकि गलती तो मेरी ही है। जब भी उसे मेरी जरूरत पड़ती थी मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाया करता था, क्योंकि मुझे अपनी कॉमिक्स से काफी ज्यादा प्यार था और उसे मेरी कॉमिक्स से नफरत थी। तभी वहां पर हुआन का ध्यान एक वॉल पर जाता है जहां पर वो अपने शुगर स्कल वाले कॉमिक के सारे 12 एडिशंस को देख पाता है, जिस पर हुआन का दिल पिघल जाता है और वो सोचता है कि मैं तो हमेशा अपने भाई को बुरा समझता था, मगर वो तो बहुत ही अच्छा निकला। सिडनी के घर पर जो कोई नजर रख रहा था, ओवेन अब उसे पकड़कर इनके सामने ले आता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हैना ही होती है, क्योंकि हैना को इजाबेल फिंच ने काम दिया था उन साइंटिस्ट को खत्म करने के लिए जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। हैना कहती है कि मैं तुम्हारी खबर इजाबेल फिंच तक जरूर पहुंचाऊंगी, जिसके बाद वो तुम्हें मजा चखाएगी। लेकिन सुपर हीरोज को कोई खरोच भी आए या फिर उनके साइंटिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ओवेन गुस्से में आ जाया करता था। इसी वजह से वो हैना को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। ये सभी हैना को बचाने के लिए अपनी लैब में आ जाते हैं और लैब का एक बड़ा स्टील डोर क्लोज कर देते हैं ताकि ओवेन चाहे जितना भी दम लगा ले उस डोर को न तोड़ पाए। एबी जानती थी कि क्लोरीन कॉपर के असर को कम कर देता है, इसीलिए ये क्लोरीन की कोई दवाई बनाना शुरू करते हैं। वहीं जिम पहुंच चुका था हुआन को पकड़ने के लिए। हुआन पलोमा के सामने गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, इसलिए वो दरवाजा बंद करके जिम के पास आ जाता है और तभी जिम उसे जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि आखिर बताओ मुझे तुम्हारी पावर्स क्या हैं। हुआन समझ चुका था कि वो कोई पुलिस वाला तो नहीं है, तो अब अगर है तो कौन है। लैब में सभी लड़कियां अपना दरवाजा खोल देती है। ओवेन जो कि अपनी कॉपर की पावर्स को यूज कर रहा था, उसके पूरे शरीर पर कॉपर ही कॉपर दिख रहा था, लेकिन अंदर ये लोग क्लोरीन बना चुके थे और जैसे ही कॉपर क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो ओवेन वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद में जब ओवेन की आंखें खुलती है तो उसे समझ आता है कि वो किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जिम हुआन पर भारी पड़ रहा था और कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मुझे अपनी पावर्स नहीं बताई तो। हुआन बार बार कहता है कि अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुस्से में आया जिम अपनी बंदूक को निकालकर पलोमा को जान से मार देने की धमकी देता है और अब तो हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में आकर जिम की नाक खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है लैब में जहां पर ये सभी लड़कियां ओवेन का फोन रख लेती है और उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहती है, क्योंकि उसके फोन में सार्कोफ का कांटेक्ट था और ओवेन ने बहुत बार सार्कोफ से बातें भी करी थी। वहीं अलेजांद्रो जब अपने घर पहुंचता है तो उससे अपनी बेटी पलोमा और अपना छोटा भाई हुआन आपस में ड्राइंग करते हुए मिलते हैं। अलेजांद्रो अपने भाई के इस कारनामे से बहुत खुश था कि उसने उसकी बेटी का ध्यान रखा, लेकिन उसे सच्चाई तो पता ही नहीं थी कि आखिर आधे घंटे पहले उसके छोटे भाई ने किसी की नाक भी खाई होगी। सीन शिफ्ट होता है रात में और अब हुआन भी लैब में आ जाता है। यहाँ टिल्डा और हुआन के बीच में पूरे दिन भर में जो भी बातें हुई आपस में शेयर होती है। कभी टिल्डा बताती है कि हम आज एक ऐसे सुपर हीरो से मिले जो कि न जाने कब बेकाबू हो जाए। वहीं पर हुआन बताता है कि उसने अपने बड़े भाई की बेटी को एक अच्छी बेबी सिटिंग दी और हाँ कोई एक नकली पुलिस वाला भी आया था, उसकी नाक भी खा ली। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम जिम को देख पाते हैं जिसकी नाक कटी हुई थी। उससे मिलने के लिए इस वक्त बेनिंग आती है और कहती है कि हमें इन म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए हमारी टीम को बुलाना ही पड़ेगा। ये लोग काम करते थे फ्लक्स नाम की एक कॉर्पोरेशन के लिए जिसे लीड कर रही थी डोमिनिक क्रेन और अब इनके पीछे वही लग चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका 5th एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।